वेलकम टू ऑल। आई होप कि आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा यूट्यूब के बीपीएससी क्रैश कोर्स में। आप सभी को अगेन आई होप दैट योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेरी गुड। आज अगेन आई हैव कम विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी पेपर, और यहां पे हम लोग राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन केस के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट हम लोग अपने डिस्कशंस को काफी लिमिट करेंगे ओनली फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को समझते हुए इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को काफी सिंपल वे में समझाना, यही ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का। So let us start with Rahul Gandhi's so-called famous and infamous disqualification case. So सबसे पहले समझते हैं कि ये जो राहुल गांधी का पूरा केस है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में कहते हैं कि भाइयों और बहनों, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इन सारे में आखिर में मोदी ही नाम क्यों जुड़ा हुआ है। सो ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इन सारों में मोदी शब्द क्यों जुड़ा हुआ है। सो ये कंट्रोवर्सी था, और इसी के तहत बीजेपी के एक एमपी ने बीजेपी के एक नेता ने, परनेश मोदी, उन्होंने डिफेमेशन का केस लगा दिया राहुल गांधी पे, और वो चले गए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट सूरत के पास, और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट की वजह से पूरे मोदी कम्युनिटी पे इंपैक्ट पहुंचा है, और मुझ पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा है, इसीलिए राहुल गांधी शुड बी पनिश्ड अंडर द डिफेमेशन। और इसी के मद्देनजर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया, और फिर वहां के जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट थे एच वर्मा साहब, उन्होंने कहा कि यस, राहुल गांधी इज कन्विक्टेड, और राहुल गांधी के ऊपर 2 साल की सजा सुनाई दी गई, और इसी वजह से राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पॉसिबल हो पाया। सो ये इशू काफी सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसको एक एक निटी ग्रिटी समझते हैं कि इस जजमेंट के डिफरेंट पहलूज हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इन सारे पर्सपेक्टिव से हम लोग समझते हैं कि ये इशू है क्या, और इस इशू का इंपॉर्टेंस क्यों है आज। सो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग इनटू दिस थिंग, आपको पहले ये पता रहना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि ये केस चल कहां रहा है। तो अगर हम लोग इंडिया का जुडिशियल सेटअप देखेंगे, तो इंडिया का जुडिशियल सेटअप 3 टियर है। सबसे पहला होता है आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन कम्स द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आपके पास होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसको हम लोग कलेक्टिवली लोअर कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड देन कम्स द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के अंदर फर्दर हमारे पास 3 टियर जुडिशियल सेटअप होता है, 3 टियर बॉडी होता है ये हमारा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, इसको कलेक्टिवली लोअर कोर्ट कहते हैं। इसमें अंतर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट का वो पार्ट होता है जो कि सिविल केसेस को देखता है, और लोअर कोर्ट का सेशंस कोर्ट वो कोर्ट होता है जो क्रिमिनल केसेस को देखता है, राइट। सो इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली लोअर कोर्ट ही कहते हैं। इसको हम लोग कलेक्टिवली आपका लोअर कोर्ट कहते हैं। लेकिन अगर कोई सिविल मैटर आएगा लोअर कोर्ट के पास, तो उसको कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और कोई क्रिमिनल मैटर पे सुनवाई करना है तो वो कौन करेगा? सेशंस कोर्ट। अब सेशंस कोर्ट के अंदर फर्दर 3 होते हैं आपके पास। एक तो सेशंस कोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद होता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, राइट। सो ये आपका हो गया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और ये हो गया आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अभी जो राहुल गांधी को कन्विक्ट किया गया है, जो सजा सुनाई गया है, वो यहां पे हुआ है, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर हुआ है, ठीक है। अब राहुल गांधी ने अपील किया था आपको सूरत के सेशंस कोर्ट में, जो कि कल ही अपील किया गया है। सूरत के सेशंस कोर्ट का जजमेंट आया है कल आपका, और यहां पे भी राहुल गांधी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अब राहुल गांधी कहां जाएंगे अपील करने? गुजरात हाई कोर्ट में। और अगर गुजरात हाई कोर्ट में भी वो केस हार जाते हैं तो फिर वो जाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट। सो ये आपको पहले समझ में रहना चाहिए कि ये केस चल कहां रहा है। ये केस चल रहा है आपके पास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास, जो लोअर कोर्ट का 2nd टियर है।
उसके बाद राहुल गांधी ने अपील किया इस जजमेंट को सेशंस कोर्ट के पास, लेकिन सेशंस कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया और इसीलिए अब वो जाएंगे गुजरात हाई कोर्ट के पास। और यस, ये जो डिफेमेशन है ये क्रिमिनल केस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। डिफेमेशन का जो केस हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वो सिविल मैटर भी हो सकता है, क्रिमिनल मैटर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस पर कौन सा केस लगाना चाहते हो। अब जो परनेश मोदी है वो हो सकता है सिविल लाइबिलिटी लगाता राहुल गांधी पे, सिविल डिफेमेशन का चार्ज लगाता, बट दैट पर्सन हैज went ahead with criminal defamation charges against Rahul Gandhi, and that's why this case went to the Judicial Magistrate Court of first class, that is none other than the Chief Judicial Magistrate Court. So this is how the thing is working at this particular level. आगे बढ़ते हैं। अब उसके पहले समझने के पहले let us try to talk about defamation, because defamation is the entire story because of which Rahul Gandhi has been disqualified as a member of parliament from the Lok Sabha. So first of all, let us understand what is this defamation. So defamation basically क्या होता है कि आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप किसी को डिफेम कर सको। आप किसी, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर्क हार्ड थ्रू आउट माई लाइफ, आई हैव वर्क डे एंड नाइट टू अचीव समथिंग, बट सम पर्सन कम्स, पुट्स फॉल्स एक्यूजेशंस ऑन मी, झूठा झूठा एक्यूजेशंस मुझ पे लगाएगा और मेरे पूरे जिंदगी का कमाया हुआ इज्जत उन सारे एक्यूजेशंस की वजह से चला जाएगा, तो क्या मेरे लिए खराब बात नहीं है? इसीलिए आपके पास ये राइट है कि आप उस पर्सन के ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा सकते हो, राइट? सो यही कॉन्सेप्ट है डिफेमेशन का कि यू हैव द राइट टू लीड अ डिग्निफाइड राइट, यू हैव द राइट टू रेप्यूटेशन, you have the right to protect your image. And if someone is putting false accusation, if someone is trying to lower down your image in the public unnecessarily, without any fact, without any logic, without any substance, then there you have the right to put a defamation case against that particular person. So यही defamation का आपका basically काम है। अब ये कानून आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? इंडिया में। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट डिफेमेशन को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज ब्रिटिशर्स के समय क्या था, बिकॉज ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांटेड एनी इंडियंस टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश क्राउन। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो ब्रिटिश के क्राउन को क्रिटिसाइज कर सके, बिकॉज उनका यह मानना था ब्रिटिश क्राउन कैन नेवर बी रॉन्ग। And if that person can never be wrong, then why you are criticizing that person? And hence, if you criticize the British crown, then you will be put under the defamation, right? So ये जो defamation का concept है, ये अंग्रेजों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया था और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था to protect the image of the crown. ठीक है, although ये गलत है, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, ठीक है। सो डिफेमेशन का रियली मतलब क्या है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट आप किसी को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है, आपके मीडिया अटेंशन, आप बस पब्लिसिटी के लिए किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, राइट? सो डिफेमेशन में कॉलोनियल लेगेसी है, ठीक है, और राइट टू रेप्यूटेशन है। राइट टू रेप्यूटेशन का मतलब यू हैव द राइट टू रेप्यूटेशन, आपका जो रेप्यूटेशन है उसको बचाने का राइट है आपके पास, right, which brings loss of good image in public, right? In India, defamation can both be a civil wrong as well as a criminal offense. तो मैंने पहली बात किया था कि जो defamation है वो civil wrong भी हो सकता है, criminal offense भी हो सकता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने मुझे पे क्रिटिसाइज किया, false accusations लगाए, झूठ बोल के मेरे पूरे जो जिंदगी भर का कमाया हुआ मेरा इमेज जो मैंने बनाया था उसको आप जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए उसको लोअर डाउन करना चाह रहे हो, तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं आप पे डिफेमेशन का चार्ज लगा दूंगा। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि क्या मैं आप पे सिविल डिफेमेशन का चार्ज लगा रहा हूं या क्या मैं आप पे क्रिमिनल डिफेमेशन का चार्ज लगा रहा हूं। तो इसमें अंतर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप पे सिविल डिफेमेशन का चार्ज लगाया तो उसके अंदर आपको जनरली जेल नहीं होगा। मैं क्या कहूंगा कि देखो, आपके फॉल्स एक्यूजेशंस की वजह से मेरा पब्लिक के सामने इमेज घटा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझको मॉनेटरली कॉम्पेंसेट करो, आप मुझको मॉनेटरली कॉम्पेंसेट करो। फॉर एग्जांपल, मैं सिविल डिफेमेशन का चार्ज डाल दूंगा आप पे 100 करोड़ का
कि आपके झूठे एक्यूजेशंस की वजह से मेरा पब्लिक में इमेज डाउन हुआ है और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए यू नीड टू पे मी 100 करोड़, राइट? तो इसमें आपको जनरली जेल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करूं तो क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में दोनों चीज हो सकता है, आपको मॉनेटरली कॉम्पेंसेट भी करना हो सकता है और साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकता है। और यही हुआ है राहुल गांधी के केस में, बिकॉज राहुल गांधी के केस में परनेश मोदी ने सिविल डिफेमेशन का चार्ज नहीं लगाया, उसने क्रिमिनल डिफेमेशन का चार्ज लगाया है। अगर सिविल डिफेमेशन का होता तब तो मॉनेटरली कॉम्पेंसेट करके निकल जाता वो केस, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन का चार्ज है इसीलिए आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। So this is something which you have to understand, that what is defamation, what is the origin of defamation, and defamation can be both a civil wrong as well as a criminal wrong, criminal offense, right? अब defamation का constitutional provision क्या है? हमारे संविधान में डिफेमेशन से रिलेटेड कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं? तो सबसे पहला प्रोविजंस हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19(2) में। तो आर्टिकल 19(2) आपको पता है क्या है? आर्टिकल 19 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें, जिसके अंदर एवरी सिटीजन हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम सबके पास बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है। बट क्या आपके बोलने की आजादी इतना ज्यादा हो सकता है कि आप किसी के ऊपर झूठा एक्यूजेशन करके उसका इमेज लोअर डाउन कर दो? इसीलिए आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो आपके पास फंडामेंटल राइट है उसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लिखे गए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, कि किस ग्राउंड्स में आपके बोलने की आजादी, आपके एक्सप्रेस करने के आजादी के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 19(2) में, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, वो सब बहुत सारे चीजें हैं। उसी में से एक प्रोविजन आपका डिफेमेशन भी है, राइट? दैट मीन्स कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट कैन बी पुट अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इफ योर स्पीच अफेक्ट्स द रेप्यूटेशन ऑफ द अदर पर्सन। सो पहला प्रोविजन तो आपका आर्टिकल 19(2) में है। देन कम्स द राइट टू रेप्यूटेशन। अब राइट टू रेप्यूटेशन सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप्यूटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ बेसिक एलिमेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर, आपको पता है आर्टिकल 21 जो है, it is the most important article, it is the most organic article, it has been the most expanded article। आपको पता है आर्टिकल 21 के अंदर कितने सारे implicit fundamental rights भी हैं। तो इसी के अंदर इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 21 के अंदर देयर इज आल्सो द राइट टू रेप्यूटेशन। अब ये क्यों? बिकॉज आर्टिकल 21 में आपको पता है मेनका गांधी जजमेंट में क्या इंटरप्रिटेशन आया था सुप्रीम कोर्ट का, कि राइट टू लाइफ इज नॉट अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। Right to life is not a mere animal existence, rather right to life is about right to live a dignified life. That means you have to live your life with dignity, right? And your dignity can be compromised if someone can put you under mental harassment because of false accusations. And that is why it is the Supreme Court in this particular judgment said that Indians also have the right to reputation, and under which article it is covered? Article 21 of the Constitution. Every individual has the right to live a dignified life. So ये आपका कुछ संविधान के अंदर जो प्रोविजंस हैं ये आपको मैंने यहां पे बता दिया। Then comes ये क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब क्रिमिनल डिफेमेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देखो इम्प्रिजनमेंट और फाइन, जेल और फाइन दोनों लगाया जा सकता है। सिविल डिफेमेशन में ओनली कॉम्पेंसेशन, यू कैन नॉट बी जेल्ड। उसके बाद क्रिमिनल डिफेमेशन इज कोडिफाइड, इट इज अनकोडिफाइड। और क्रिमिनल डिफेमेशन कहां पे कवर्ड है? तो आईपीसी सेक्शन 499 से लेके 502 के बीच आपका ये चीज कवर्ड है। और आपका जो सिविल डिफेमेशन है, देयर इज नो कंसर्न प्रोविजन इन द आईपीसी।
राइट। सो क्रिमिनल डिफेमेशन आपका कोडिफाइड एंड कोडिफाइड सेक्शन 499 से 502, ये याद रखना, ऑफ द आईपीसी के अंदर कवर्ड है, और इसके अंदर आपको जेल या फाइन दोनों हो सकता है। इसके अंदर केवल आपको फाइन हो सकता है, यू कैन नॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स। सो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट, नाउ सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ऑन क्रिमिनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? तो ये एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था। बहुत लोग का ये कहना था कि यार ठीक है, डिफेमेशन जो है, ऑल्दो इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, दैट्स फाइन, बट व्हाट इज द सेंस इन पुटिंग समवन बिहाइंड द बार्स? ऐसी क्या जरूरत पड़ जाएगी कि आप किसी का हल्का सा कुछ बोल दिए, उसका थोड़ा सा इमेज लोअर डाउन हो गया, तो क्या आप किसी को जेल में डाल दोगे? तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो जो पेटिशनर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है, डिफेमेशन इज गुड, डिफेमेशन रहना चाहिए, बिकॉज इन इंडिया वी हैव द राइट टू रेपुटेशन, वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम विद दैट, बट सिविल डिफेमेशन ठीक है ना, क्रिमिनल डिफेमेशन की क्या जरूरत है? बिकॉज क्रिमिनल डिफेमेशन का मिसयूज भी हो सकता है, किसी को जेल में डाला जा सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा कि मेरे बोलने से आपका इमेज घटा कि नहीं घटा? तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, इसलिए किसी को जेल नहीं डालना चाहिए इन वजह से। बट सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्रिमिनल डिफेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्रिमिनल डिफेमेशन विल बी देयर बिकॉज दे आर समटाइम्स सच काइंड ऑफ ऑफेंस। समटाइम्स आप ऐसा कुछ एक्यूजेशन लगा देते हो किसी के ऊपर जिसको कोई भी मॉनिटरली कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता है ना? होता ना, हर चीज को आप पैसे से नहीं तोल सकते हो। वैसे ही अगर आप किसी का डिफेमेशन करके उसका पूरा जिंदगी भर का इमेज को खत्म कर दिए हो, तो कितना भी पैसा दे दो, वो क्या कर लेगा उस चीज का? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये देखो हुआ क्या, ये केस 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी की एमपी हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी जो है, जो क्रिमिनल डिफेमेशन को कवर करता है, इसको वॉइड कर देना चाहिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? दो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो राइट टू रेप्यूटेशन है, दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। ये हमने पहले भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम इसी जजमेंट में कहा था कि जो राइट टू रेप्यूटेशन है वो राइट आर्टिकल 21 से आता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू फ्री स्पीच है, जो आपको आर्टिकल 19(1)(a) से आता है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। It has to be balanced against the right to reputation under Article 21. ठीक है? So जो बोलने की आजादी है वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। That particular right has to be balanced against the right to reputation under Article 21. Right? Second, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं हटा सकते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरत है टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी इन इंडिया। अगर हम डिफेमेशन को ऐसे ही लेट गो करते गए, किसी को इस चीज की डर नहीं है कि मेरे गलत बोलने से मुझ पे जेल भी हो सकता है, तो होगा क्या कि हर एक लोग सोसाइटी में एक दूसरे पे फालतू के एक्यूजेशंस लगाए जाएगा, और उसकी वजह से जो फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, वो खतरे में आ जाएगा। राइट? इसलिए लोगों में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं बेफर्जी का किसी पे एक्यूजेशंस लगाऊंगा, देन आई माइट बी पुट बिहाइंड द बार्स। एक फियर फैक्टर होना चाहिए लोगों में, बिकॉज अदरवाइज वी विल कंप्लीटली लूज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी इन इंडिया। एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के इस पिटीशन को कहा Your petition does not have any substance. We will not consider criminal defamation as unconstitutional. Basically, two grounds दिए गए। सबसे पहले, it held that right to reputation is covered under Article 21, and hence बोलने की आजादी under Article 19(1)(a) has to be balanced against this particular right. And second, the Supreme Court said that it is very required to ensure that constitutional fraternity survives in India. Right? Next come, क्या problems है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में? तो जब 2016 में जजमेंट आया था, तो क्या क्या चैलेंजेस थे, उसको मैंने कुछ यहां पे पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बोलने की आजादी विच इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a) और राइट टू रेपुटेशन अंडर आर्टिकल 21, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि आप किसी को कितना बोल सकते हो कि उसका रेपुटेशन खराब ना हो। इसी को ना कहेंगे बैलेंसिंग करना। बट ये डिसाइड कौन करेगा? ये इतना इजी है क्या? होता है ना, बहुत लोग छोटे छोटे बात में भड़क जाते हैं।
और बहुत लोग को बहुत कुछ बोल दो, वो कहेंगे कि यू मे शाउट, द डॉग्स विल बार्क, द कारवन हैज टू पास, राइट? तो ये बैलेंसिंग कैसे करोगे आप? किसका कितना रेपुटेशन, किसका रेपुटेशन किस चीज से इंपैक्ट हो जाता है? तो आपने तो कह दिया, बट इसी से प्रॉब्लम है ना, आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, राइट? तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस दीज टू राइट्स। सेकेंड, इस जजमेंट ने रेप्यूटेशन को एक फंडामेंटल राइट की तरह बना दिया, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो कभी यह चीज डाला ही नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डाला था, उन्होंने राइट टू रेप्यूटेशन तो डाला ही नहीं था। तो आप किस तरीके से एक नया राइट को एलिवेट कर रहे हो विद द राइट विच हैज बीन गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो ये भी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर जजमेंट से। थर्ड, आपको पता है आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड किया है। अगर आप पॉलिटी की क्लास में पढ़े होगे इस चीज को, तो आप देखोगे कि आर्टिकल 21 में क्रिटिसिज्म है कि किस तरीके से आर्टिकल 21 हैज रिड्यूस्ड द सैंक्टिटी ऑफ द डीपीएसपी। आप अननेसेसरली आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट ले आते हो, वो राइट ले आते हो, ये राइट ले आते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सो दिस वाज अगेन द केस। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी, आर्टिकल 19(2) जिसके अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आर्टिकल 19(1)(a) पे, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी है ही नहीं कहीं। तो कैसे आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी के ग्राउंड्स पे आपके आर्टिकल 19(1)(a) का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड? इट इज कंप्लीटली एब्सर्ड। सो ये भी चैलेंज था इस जजमेंट से। एंड फाइनली आप देखोगे, ये जजमेंट का पार्ट नहीं था, बट ये कॉमन कॉज एंड लोकनीति सीएसडीएस का रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट ने कहा कि नियरली 2 आउट ऑफ 3 रिस्पोंडेंट्स, 3 में से 2 लोग डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन अपना पॉलिटिकल ओपिनियंस को रखने के लिए। बिकॉज पता नहीं कल को कौन डिफेमेशन का केस लगा दे उन पे और जेल हो जाए। जब राहुल गांधी को जेल हो सकता है तो हम किस खेत के मूली हैं, राइट? तो वही उस रिपोर्ट ने कहा कि 3 में से 2 लोग डरे हुए हैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को रखने के लिए। बिकॉज अगर मान लो गलती से आपने कुछ फैक्ट्स रख दिया, हो सकता है आपके पास कुछ मिस इंफॉर्मेशन हो, आपने रख दिया मे बी बाय मिस्टेक, देन आपको जेल हो सकता है। सो इसीलिए क्रिमिनल डिफेमेशन एक तरीके का, अब ये आपके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि यस इट इज रिक्वायर्ड, बट दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान ही लिया तो यस वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू आल्सो से दैट देयर सम प्रॉब्लम्स एंड हेंस सुप्रीम कोर्ट शुड कंसिडर दीज पॉइंट्स and give a fresh judgment on it, that how criminal defamation can only be utilized in genuine cases and it is prone from being misused. So this is what we have to explain in a very smart manner if someone asks such kind of controversial thing, right? So ये कुछ 5 problems है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। Now comes disqualification of membership। तो अभी हमने डिफेमेशन देखा, डिफेमेशन के अंदर हमने देखा कहां कहां से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। देन हमने बात किया क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में, हमने बात किया सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट के बारे में और उससे क्या क्या चैलेंजेस है। अब आते हैं हम लोग अपने बेसिक मुद्दे के ऊपर, जो है राहुल गांधी साहब का डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप वो किस ग्राउंड्स में किए जाते हैं? दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 102 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें बेसिकली 3 चीज कहा गया है कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ दैट पर्सन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इफ दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और इफ दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट, और इफ दैट पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन केसेस में आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको किया जा सकता है। The second thing which Article 102 talks about is that a person can also be disqualified under any law which has been made by the parliament। कि पार्लियामेंट कोई लॉ ला सकती है और कह सकती है कि इस लॉ में इस ग्राउंड के ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो इसी के अंदर पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लाया है, जिसके अंदर ये राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, राइट? तो ये सेकेंड ग्राउंड है। एंड थर्ड ग्राउंड यू ऑलरेडी नो दैट डिफेक्शन, दैट इज द 10th शेड्यूल। इसके अंदर भी जो आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट है, राइट? सो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स और द 3 ग्राउंड्स अंडर विच एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
इन इंडिया कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो ऑब्वियस बात है, इसमें से कौन सा ग्राउंड लगा है राहुल गांधी को लेके? सेकंड वाला ग्राउंड, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कौन सा लॉ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। आपको पता होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इज द बेसिक फाउंडेशनल एक्ट विच गवर्न्स द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। देखो, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से लेके क्या क्वालिफिकेशंस होगा, किस ग्राउंड्स में डिस्क्वालिफिकेशंस होगा, कौन कौन से करप्ट प्रैक्टिसेस होंगे जिसके अंदर एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया सकता है, ये हर एक चीजों को कवर किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और इसी में से एक प्रोविजन है सेक्शन 8 क्लॉज 3 अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उसके अंदर कहा जाता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसे क्राइम में कन्विक्ट किया जाता है जिस क्राइम की सजा 2 साल से अधिक है, वैसे केसेस में दैट पर्सन विल बी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years। वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। राइट? मतलब अगर मान लो मैं एक एमपी हूं और मैं एक ऐसे गुनाह में मुझे सजा मिला है जिस गुनाह में सजा जो है वो 2 साल से अधिक की सजा मिलती है, 2 साल या 2 साल से अधिक, तो वैसे केसेस में मेरी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी और मैं आने वाले 6 सालों तक चुनाव वापस से नहीं लड़ सकता हूं। यही सेक्शन 8 क्लॉज 3 कहता है। पढ़िएगा जरा। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for such period of 6 years। ठीक है, 6 years तक मैं कोई भी चुनाव आगे नहीं लड़ सकता हूं सिंस हिज रिलीज। ठीक है, क्लियर है? तो 2 साल। तो राहुल गांधी को कितने साल की सजा हुई? 2 साल की। तो दैट मीन्स कि राहुल गांधी अब अगले आने वाले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर राहुल गांधी को 1 साल 8 महीने का सजा होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ठीक है, बिकॉज राहुल गांधी को ये बेसिक 2 साल, उतनी सजा हो चुकी, उतने है ना, राहुल गांधी हैज बीन कन्विक्टेड और उनको सजा कितने साल की मिली है? 2 साल की। सो दैट मीन्स सेक्शन 8(3) विल बी ट्रिगरिंग इन एंड नाउ राहुल गांधी, एज ऑफ नाउ राहुल गांधी विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द कमिंग 6 years। तो ये है सेक्शन 8(3) के बारे में। लेकिन एक और सेक्शन 8(4) है, सेक्शन 8 क्लॉज 4 है, क्योंकि सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर बात करता है। और बेसिकली इस सेक्शन में यह कहा जाता है कि अगर मान लो कोई भी एमपी या एमएलए, मान लो कि मुझे आज कितना तारीख है, आज एग्जांपल 19 है आज, अगर मान लो आज मुझको किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया कि हां मैं 2 साल के लिए, मुझे 2 साल की सजा हो गई है, तब तो मेरी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंदर यह कहा गया कि अगर कोई लॉ मेकर, दैट इज एमपी या एमएलए, आज से 3 महीने के अंदर अगर कोई अपील फाइल करता है अपर कोर्ट में, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। मतलब अगर मान लो मुझे आज सजा हुआ है, कितने साल की सजा हुई? 2 साल की। तो सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंदर क्या होगा? मेरी सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, मैं 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। लेकिन सेक्शन 8(4) के अंदर एक सेफ्टी क्लॉज था, उसके अंदर कहा गया कि अगर मान लो मुझे सजा हुई है 2 साल के लिए, लेकिन मैं अभी से लेकर 3 महीने के अंदर एक अपर कोर्ट में, मान लो सेशंस कोर्ट में मुझे एक सजा हुई थी, मैं हाई कोर्ट में चला गया, अगर मैं किसी भी अपर कोर्ट में अपने जजमेंट को अपील करता हूं, तो वैसे केसेस में जब तक उस अपील की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक मेरी सदस्यता खत्म नहीं होगी। तो यही था आपका सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) को रद्द कर दिया और वो कहा कि ये जो सेक्शन 8(4) है, इट इज कंप्लीटली अ अनजस्ट प्रोविजन, ये बिल्कुल बेकार प्रोविजन है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। क्यों फेयर नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे चुनाव लड़ना है, मैं अभी एमपी नहीं हूं, मुझे मान लो चुनाव लड़ना है, लेकिन मुझको सजा हो गई 2 साल की, तब तो मैं 6 साल के लिए चुनाव लड़ ही नहीं सकता हूं, मेरी तो खत्म सब चीज। लेकिन अगर मान लो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं या एक एमएलए हूं
तो उस केस में अगर मुझको 2 साल की सजा होती है और मैं 3 महीने के अंदर एक अपर कोर्ट में अपील करता हूं, तब मेरी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का आप मेंबरशिप तुरंत खत्म कर दे रहे हो, लेकिन एक एमपी एमएलए को आप कह रहे हो कि अगर आप उसको अपर कोर्ट में अपील कर देते हो 3 महीने के अंदर, तो आपकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन वायलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस इंडिया में सेक्शन 84 को खत्म कर दिया। तो अगर अभी सेक्शन 84 रहता तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होती, बिकॉज राहुल गांधी ने अपर कोर्ट में उसको अपील कर दिया था। लेकिन बिकॉज सेक्शन 84 का जो सेफ्टी क्लॉज था वो अब खत्म हो चुका है, इसीलिए इफ एनी पर्सन इज नाउ कन्विक्टेड, ऑटोमेटिकली उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो आज मैं कन्विक्ट हुआ तो राहुल गांधी कब हुआ? 29 मार्च को राहुल गांधी जी वॉज कन्विक्टेड और नेक्स्ट डे उनकी सदस्यता खत्म हो गई। सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन। अब इस जजमेंट से चैलेंज क्या था? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जिसमें सेक्शन 84 को स्ट्रक डाउन किया गया, उस पर्टिकुलर जजमेंट से प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो, हर एक एस्पेक्ट से कवर कर रहे हैं, मजे लेके पढ़ो। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए यू कैन नॉट मिस एनी you cannot miss any point, because if you not connect the chains, if you not connect the dots, you can never reach that particular level of understanding, and hence I've tried to make it very comprehensive. ठीक है? So what are the challenges with judgment? अब challenges क्या जजमेंट आया? बहुत लोगों ने उस समय क्रिटिसाइज किया इस जजमेंट को और कहा कि मान लो कि विधानसभा में 100 सीट थी और रूलिंग पार्टी के पास मान लो 51 सीट थी या 50 सीट्स थी या 51 सीट्स थी मान लो, और ऑपोजिशन के पास 49 सीट्स थी। लेकिन अगर मान लो कि किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया 2 साल के लिए और उसकी सदस्यता खत्म हो गई, तो क्या वो जो सरकार जो इतने कम मेजॉरिटी पे चल रही है वो गिर नहीं जाएगी? राइट, वो गिर जाएगी, इसलिए उसको समय देना चाहिए अपील का। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम था कि इफ एनी गवर्नमेंट इज सर्वाइविंग ऑन अ वेफर थिन मेजॉरिटी, मतलब काफी कम मेजॉरिटी से एक आध सीट इधर उधर चला गया तो सरकार ही गिर जाएगी। तो ऐसे केसेस में इफ एनी पर्सन इज कन्विक्टेड और उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई कर दोगे, उसको टाइम ही नहीं दोगे कि आप अपील करके कुछ समय तक आप अपने सदस्यता को बचा लो, तो सरकार तब तक गिर जाएगी। अब मान लो सरकार गिर गई और आप अपर कोर्ट में बाइज्जत बली हो गए, तो फिर क्या ही फायदा? सरकार तो गिरी गई ना आपकी। सो एक प्रॉब्लम ये था। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, केस स्टडी। अभी ये हाल फिलहाल का न्यूज है, अगेन ये पूरा साल ये न्यूज चला है। सो लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल, अब फैजल साहब के साथ क्या हुआ कि फैजल साहब को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी। तो 10 साल की सजा तो मतलब उसका डिस्क्वालिफिकेशन 2 साल ही है ना, ये तो 10 साल के लिए चला गया जेल में। तो 10 साल की सजा सुनाई गई, राइट? और 10 साल की जैसे ही सजा सुनाई गई, लेकिन फिर मोहम्मद फैजल साहब अपर कोर्ट में जाके अपील किए और केरला हाईकोर्ट ने कहा कि ये लक्षद्वीप के जो एमपी हैं उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया। देखो, 2 चीज होता है, एक होता है सेंटेंस के ऊपर स्टे लगाना और एक होता है कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाना। तो जो राहुल गांधी है उनको 30 दिन का जो मोहलत मिला है वो क्या है? वो उनके सेंटेंस के ऊपर स्टे लगाया गया। मतलब 2 साल की सजा होगी, लेकिन वो कब से होगी? 30 दिन बाद से होगी। कन्विक्शन के ऊपर स्टे करना मतलब कि आपके ऊपर जो आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं उसके ऊपर स्टे लगाया जा रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टे ऑन कन्विक्शन। तो अभी जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि अभी जो रिसेंटली सूरत सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसने अगेन कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स। तो केरला हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल साहब के कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया। सो जैसे ही कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया जाता है उसका मतलब उसका मेंबरशिप वापस से रिस्टोर हो जाएगा, बिकॉज आप दोषी नहीं रहे। आपका कन्विक्शन जो था, आपको जो लोअर कोर्ट ने कहा था कि आप दोषी हो, उसी के ऊपर स्टे लगा दिया गया। मतलब नाउ यू आर नो लॉन्गर नाउ यू आर नो लॉन्गर अ पर्सन हु हैज कमिटेड दैट क्राइम, right? So that person Mohammad Faisal was able to get a stay of conviction from the Kerala High Court.
अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जब केस 10 साल की सजा हुई और केरला हाईकोर्ट ने स्टे ऑफ कन्विक्शन लगाया, इन दोनों के बीच में कुछ समय का गैप था। अब ऐसा तो नहीं कि आप आज केस हारे, आपको आज 10 साल की सजा सुनाई दी गई, सजा सुनाई गई और आप कल ही चले गए केरला हाईकोर्ट में और वहां पे आपको स्टे लगा दिया गया, ऐसा नहीं। कुछ समय हुआ होगा, लेकिन इस चीज का केरला हाईकोर्ट के जजमेंट के आने के पहले ही जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने कहा कि दिस पर्सन हैज बीन डिस्क्वालिफाइड, इसका सीट वेकेंट हो चुका है, और उसके इमीडिएटली बाद इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन का डेट भी घोषित कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू कंसिडर कि मान लो ये 10 मार्च को मोहम्मद फैजल को जेल हो गई, उसको सजा सुनाई गई कि आप 10 साल की सजा में हो। 10 मार्च को ये जजमेंट आया, केरला हाईकोर्ट में आपने अपील किया और केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आता है मान लो 10 अप्रैल में। 10 अप्रैल को केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया और केरला हाईकोर्ट जजमेंट ने कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया। कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाना के मतलब कि नाउ यू आर नो लॉन्गर अ कन्विक्टेड पर्सन, आपके कन्विक्शन के ऊपर होल्ड लगाया गया। स्टे ऑन सेंटेंस नहीं, अगेन बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस। सेंटेंस के ऊपर स्टे नहीं लगाया गया। अगर सेंटेंस के ऊपर स्टे लगाया जाता तब तो अभी भी वो कन्विक्टेड है, तो मतलब अभी भी वो डिस्क्वालिफाइड है। जैसे राहुल गांधी को उसके सेंटेंस के ऊपर स्टे लगाया गया, मतलब अभी भी दोषी है वो, लेकिन उसके जेल जाने के समय को थोड़ा ज्यादा रोक दिया गया है। बट वो जेल है ना, तो वो अभी भी दोषी है, बट उसका जेल जाने में जो समय है उसके ऊपर टेम्पररी स्टे लगाया गया है। बट यहां पे केरला हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल साहब के कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया गया, मतलब नाउ फैजल साहब इज नो लॉन्गर अ कन्विक्टेड पर्सन एंड हेंस दैट मीन्स कि नाउ फैजल साहब इज नो लॉन्गर अ डिस्क्वालिफाइड मेंबर, बिकॉज उसने तो कोई क्राइम ही नहीं किया है, उसे कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया गया है। लेकिन ये 1 महीने के गैप के अंदर ही लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा दिया कि ये सीट वेकेंट हो चुका है, बिकॉज हमने बात किया सेक्शन 8(3) के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो जैसे ही किसी को कन्विक्शन हुआ तो 11 मार्च को ही आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन तो आपका 11 मार्च से हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट कब उसका नोटिफिकेशन जारी करती है। ठीक है, तो ये अगेन होगा कि मान लो कोई बीजेपी का मेंबर डिस्क्वालीफाई हुआ तो बीजेपी वाले ऐसे नोटिफिकेशन को थोड़ा लेट से निकालेगी, और ऑपोजिशन पार्टी से कोई हो गया तो उसका तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो वो डिपेंड करता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट पे। सिमिलरली स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेक्रेटेरिएट होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कब उस डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन को जारी करेगी और कहेगी कि ये सीट खाली हो चुका है बिकॉज वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो चुका। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर दिया, अनाउंस कर दिया डेट इलेक्शन का। लेकिन मान लो कि ये जजमेंट और ज्यादा लेट आता, मान लो ये 10 दिसंबर को जजमेंट आता, इलेक्शन कमीशन ने उस सीट के ऊपर बाय इलेक्शन किया और एक नया लक्षद्वीप का एमपी आ गया चुन के। ठीक है, तो अभी मोहम्मद फैजल था, मान लो रामाधीर सिंह आ गया। ठीक है, आई एम टेकिंग द नेम फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासीपुर। ठीक है, सो अगर मान लो मोहम्मद फैजल के बदला बाई इलेक्शन का सीट हुआ और रामाधीर सिंह चुन के आ गए, लेकिन 10 दिसंबर को अब जजमेंट आता है केरला हाईकोर्ट का कि मोहम्मद फैजल तो कन्विक्टेड है ही नहीं, उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया गया है। तो अब क्या होगा? तो जब वो कन्विक्टेड थे ही नहीं, जब अपर कोर्ट ने कह दिया, तो उनका मेंबरशिप क्यों गया? और अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसको बोलो कि हां सर आप चले जाए, टाटा बाय बाय, आप वापस ही एमपी बन जाएंगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी चुने हुए नेता को आप थोड़ी ना, एमपी को थोड़ी ना कह सकते हो कि आपका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो गया। देयर इज नो ग्राउंड ऑफ डूइंग दैट। सो यही प्रॉब्लम है इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का। इसीलिए सेक्शन 84 को रखना जरूरी था। उस समय जो पेटिशनर्स थे वो कहे थे, तो लिली थॉमस का जजमेंट में इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो आपने ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया है उससे यही प्रॉब्लम आ सकता है। बिकॉज आपको पता है कि जब तक आप अपने सारे लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करोगे, मान लो लोअर कोर्ट से आप केस हारे, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से केस हारे, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट से केस हारे, प्रेसिडेंट के पास मर्सी प्लीफाई किए, तो आपको पता है ये पूरा प्रोसेस है। तो जब तक आप सारे अपने लीगल ऑप्शंस को एग्जॉस्ट नहीं करते हो तब तक यू आर नॉट अ कन्विक्टेड पर्सन, यू आर एन एक्यूज्ड पर्सन, because there's always a chance of an error by judiciary and hence you have to exhaust all the process। इसलिए जब तक, इसलिए क्या था, कहा गया था कि जब तक आप अपने आप को
आपका जब तक केस चल रहा है अपर कोर्ट में, तब तक आपके मेंबरशिप को तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। यू शुड वेट एंड वॉच। तो राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ है कि आज डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, जजमेंट आया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट का, अगले ही दिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब मान लो कि अगर 5-6 दिन बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया, तो क्या होगा फिर? अभी तो चलो ठीक है, बाई इलेक्शन हुआ नहीं है। वायनाड सीट पे अगर मान लो बाई इलेक्शन हो जाता, 10 दिन के अंदर हो जाएगा, और राहुल गांधी को 1 महीना के बाद उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे होगा, तो क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। आप इसको समझो, यहां पे क्या चल रहा है मामला पूरा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके, लीगल लूपहोल्स हैं ये, इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो डिबेट्स केवल पॉलिटिकल चल रहा है, बट लीगल पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, राइट? देन व्हाट इज द राहुल गांधी का डिफेंस? तो राहुल गांधी ने जो अभी अपना जजमेंट को अपील किया है, जो राहुल गांधी के लॉयर थे, वो राहुल गांधी के लिए कौन कौन से डिफेंस के आर्ग्यूमेंट लाते हैं कोर्ट में, वो देखते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट राहुल गांधी का यह कहना है कि मैंने जो वर्ड यूज किया मोदी, क्योंकि डिफेमेशन बेसिकली कौन कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अफेक्टेड और इफ अ कम्युनिटी इज अफेक्टेड। सो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने किसी भी कोई मोदी कम्युनिटी को अफेक्ट किया ही नहीं है, बिकॉज मोदी इज नॉट अ आइडेंटिफाइबल कम्युनिटी। बिकॉज मोदी कोई गुजरात में ही नहीं रहते हैं, और मोदी केवल हिंदू नहीं होते हैं। मोदी का जो टाइटल है दैट इज ऑल्सो यूज बाय सम मुस्लिम्स। इसलिए मोदी कोई ऐसा कम्युनिटी ही नहीं है, और अगर कम्युनिटी है ही नहीं तो किस बिहाफ पे आप ये कह रहे हो कि मोदी कम्युनिटी अफेक्ट हुआ है? बिकॉज डिफेमेशन के अंदर कोई कम्युनिटी अगर डिफेमेशन का चार्ज किसी पे लगाता है, सो दैट कम्युनिटी शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। बट राहुल गांधी का कहना है कि मोदी एज अ कम्युनिटी इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल, बिकॉज मोदी एज अ कम्युनिटी स्कैटर्ड हियर एंड देयर, because it is a title which is used by Hindu, Muslims of this state, of that state, and hence defamation provisions cannot trigger it because the community is not clearly identifiable. This is Jain community, it is a clearly identifiable community, but Modi as such is not a clearly identifiable community because Modi can also be a Hindu and also be a Muslims. तो वो पहला आर्गुमेंट था। सेकेंड आर्गुमेंट ये कहा था कि मैंने केवल नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और ललित मोदी के बारे में बात किया था, मैंने मोदी एज ए कम्युनिटी या मोदी एज ए ग्रुप के बारे में बात ही नहीं किया है। तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हो जज साहब। नेक्स्ट कहते हैं कि जो परनेश मोदी हैं, ये तो खुद ही मोदी नहीं है, इनका चेक होना चाहिए, बिकॉज परनेश मोदी का टाइटल बटवाला था। 1998 में उन्होंने चेंज किया बटवाला टाइटल से मोदी। तो अगर ये मोदी है ही नहीं, तो ये किस बेसिस से कह रहे हैं कि मोदी और मोदी कम्युनिटी को अफेक्ट हुआ है? आपका तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है इस पूरे केस में। देन कम्स कि इसके इसीलिए अगर कोई पर्सन जो डिफेमेशन का चार्ज राहुल गांधी पे लगा सकता था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, बिकॉज राहुल गांधी का टारगेट कौन था? प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो किसी को टारगेट नहीं कर रहा था। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स दैट कि राहुल गांधी के एक्विजिशन की वजह से उनका पब्लिक इमेज लोअर हुआ है, तो आप डिफेमेशन करें। देयर इज नो पॉइंट इन दिस परनेश मोदी का कोई लोकल स्टैंड नहीं है इस पूरे केस में। सेकेंड, राहुल गांधी और उनके लॉयर का कहना है कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये जो पूरा जजमेंट है, ये एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इस पूरे जजमेंट में किसी भी एविडेंस को कंसिडर नहीं किया गया। थर्ड, जुडिशियल अनप्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो इट इज वेरी जस्टिफाइड भी, कि जब जजेस के पास ये केस आ रहा, तो जजेस को यह भी समझना चाहिए था कि आपने जो 2 साल की सजा सुनाई है, उससे होगा क्या? उससे किसी एक इलेक्टेड एमपी का सीट चला जा सकता है, उसकी वजह से वापस से बाई इलेक्शन करना चाहिए, बाई इलेक्शन करना पड़ेगा, और उससे आप समझे कि सरकार के ऊपर कितना ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा। तो यही कहा राहुल गांधी और उनके लॉयर ने कोर्ट में कि क्या जजमेंट ने इस चीज को कंसिडर किया था, और साथ ही साथ कहा कि क्या 2 साल जो कि सेक्शन 499 के अंदर क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर मैक्सिमम सजा है 2 साल, क्या 2 साल जितनी बड़ा सजा देने लायक काम था ये? क्या उसको 1 साल नहीं दे सकते थे आप? तो 2 ही साल क्यों दिया आपने? बिकॉज आपको ये उसको डिस्क्वालीफाई करना ही था, क्योंकि आपको पता था कि 2 साल से कम दोगे तो दैट पर्सन विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। सो दैट्स व्हाई इनका यह कहना था कि एक अनप्रेसिडेंट है कि किसी को 2 साल का क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर सजा दिया जाए। जनरली सिविल डिफेमेशन होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 साल की सजा नहीं दी जाती है। और अगर आप 2 साल की सजा दे भी रहे हो तो आप देखो कि दिस पर्सन इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दैट मेंबर इज फ्रॉम लोकसभा, उसको लोगों ने चुन के भेजा है।
अब इसमें वापस से बाई इलेक्शन होगा, इसमें खर्च लगेगा, तो ये सब क्यों आपने अपने जजमेंट में फैक्टर नहीं किया? सो ये आपके इनके लॉयर्स का कहना था। नेक्स्ट, इनके लॉयर का कहना था कि अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो राहुल गांधी का यही कहना था कि ऑपोजिशन का काम है गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करना, एंड दैट्स वाई ऑपोजिशन का काम हमेशा आप कोई गोल्डन स्केल के लैंग्वेज में मेजर नहीं कर सकते हो। यहां पे देखो कहा, राहुल हैज आर्ग्यूड दैट बाय द वेरी नेचर ऑफ हिज टास्क एज अ पॉलिटिशियन इन ऑपोजिशन ही कैन नॉट ऑलवेज वे हिज वर्ड्स इन गोल्डन स्केल्स। मतलब हमेशा वो अच्छे शब्दों में ही क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, कभी कभार दैट पर्सन हैज टू बी टफ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरा एसेंस क्या था, आई वाज ट्राइंग टू से दैट दीस थ्री पर्संस, नीरव, ललित एंड नरेंद्र मोदी, दे आर करप्ट. So I cannot try to, speak in a very flowery language, very impressive language, very language with a high amount of decency. That's not practicable because I'm a politician and I'm also a politician in opposition. And hence opposition has to be very strict. Sometimes it has to use some other words to create public pressure on the government. तो इस तरीके से अगर आप क्रिमिनल डिफेमेशन में सबको जेल डालने लग जाओगे तो फिर ऑपोजिशन का भैया रोल ही खत्म हो जाएगा. देन सेकेंड कहा कि ये स्पीच कोलर में था, कर्नाटका में, तो सूरत में क्यों आपने डिफेमेशन का चार्ज लगाया है. थर्ड, और एक और ये इंपॉर्टेंट बात जो कहा गया कि परनेश मोदी ने जो केस किया था डिफेमेशन का 2019 में, ये आपको राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था और परनेश मोदी ने खुद ही कहा था सूरत के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के कि इस जजमेंट को 1 साल के लिए रोक दिया जाए. और इस जजमेंट जैसे एक नए जज आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद ये जजमेंट तुरंत आगे बढ़ता है और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. एंड दैट्स हैपनिंग जस्ट अ ईयर बिफोर द 2024 इलेक्शन. सो ये भी कहा जाता है कि इसका टाइमिंग काफी स्पेशल है बिकॉज जस्ट चुनाव आने वाला है, एक तरीके से आप डिमोटिवेट करना चाह रहे हो पूरे ऑपोजिशन को. आपने खुद 1 साल का स्टे लगाया, नए जज आए, आपने इस केस को फिर स्पीड अप किया और 2023 में राहुल गांधी को जब इलेक्शन 1 साल जस्ट पहले है आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया. सो ये पॉलिटिकल थोड़ा सा आपको इसमें ट्विस्ट है इस पूरे केस में. अब कोर्ट का क्या आर्ग्यूमेंट था ये भी समझते कि कोर्ट ने क्या कहा. कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रहे हो कि मोदी इज अ कम्युनिटी और नॉट, इट डज नॉट मैटर. In this case, Parnesh Modi himself has been very much harassed by your statement because that person is also a Modi. और अपने पूरे मोदी जितने भी लोग टाइटल यूज करते हैं, आप सबको इंपैक्ट किए. सेकेंड, कोर्ट जजेस ने कहा कि आप ये कह सकते थे, नरेंद्र मोदी को आप इक्वेट कर सकते थे नीरव मोदी, ललित मोदी के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कह सकते थे कि यस, नरेंद्र मोदी इज आल्सो थीफ, ललित मोदी इज आल्सो थीफ, नीरव मोदी इज आल्सो थीफ. बट द वे यू हैव सेड दैट व्हाई ऑल दीज 3 पर्सन्स हैव मोदी इन कॉमन, इसका मतलब कि आप जितने भी लोग मोदी टाइटल यूज कर रहे हो, आप सबको उस तरीके का एक्यूजेशन लगा रहे हो. And that's why you cannot say that you have freedom of speech and expression. You have the freedom of speech and expression to criticize the 3 individuals, but you don't have any freedom of speech and expression to criticize every person who has Modi as a title. So ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट आया. थर्ड आर्ग्यूमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी राहुल गांधी को कह चुका था कि आप अपने स्टेटमेंट्स के साथ थोड़ा अलर्ट हो जाएं, बट स्टिल आपने सुप्रीम कोर्ट के सारे एडवाइस को माना ही नहीं. उसके बाद कहा कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप एक पब्लिक इमेज हैं, तो आपके अपने बातों में थोड़ा सा सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचता है. नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हम लोग क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर आपको एक सजा स्ट्रांग नहीं देंगे तो लोगों के पास काफी ज्यादा गलत इमेज जाएगा. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हमने बात करते, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डिफेमेशन को अंदर पनिश करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी. अदरवाइज इफ अ पर्सन विल मेक सच काइंड ऑफ फॉल्स एक्यूजेशन देन उससे प्रॉब्लम हो सकता है ना. आप अगर मान लो, आप इसको आइडली देखो, अगर मान लेते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी को ही टारगेट किया, तो अगर मान लो ये ऐसे सब एक दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, मैं मोदी कम्युनिटी को टारगेट कर दूंगा, कोई जैन कम्युनिटी को टारगेट कर देगा, कोई मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर देगा, तो ऐसे तो इंडिया ही टूट जाएगा. इसलिए वी हैव टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पब्लिक दैट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ अ कम्युनिटी, यू कैन नॉट प्ले सच काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. सो ये कोर्ट के 4 आर्ग्यूमेंट्स थे. अब मेंबरशिप को रिस्टोर कैसे किया जा सकता है? राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि राहुल गांधी इस केस को अपील करे और अपने कन्विक्शन के ऊपर स्टे करे. उनके सेंटेंस के ऊपर तो स्टे लग ही चुका है, 30 दिन का हमने देखा था, बट कन्विक्शन के ऊपर उनको स्टे करना पड़ेगा. ठीक है.
सेकेंड, लोक प्रहारी केस में वही कहा गया था कि इफ एनी पर्सन का जो कन्विक्शन है अगर उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है अपर कोर्ट के द्वारा तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी, उसका मेंबरशिप को रीस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये आपका था। तो ये ऑप्शंस हैं, आप अपर कोर्ट जाएं, आप कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगे और जैसे ही आपको कन्विक्शन के ऊपर स्टे लग जाएगा आपका मेंबरशिप वापस से रीस्टोर हो जाएगा। अब फाइनली आपको पता है ये करंट अफेयर्स का ये आई गेस देखो 20 अप्रैल 2023 का न्यूज है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से राहुल गांधी अपील किए थे सूरत के सेशन कोर्ट में। सूरत के सेशन कोर्ट में अगेन उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे नहीं लगाया गया। द सूरत सेशन कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट such kind of plea made by Rahul Gandhi's lawyer that conviction के ऊपर बॉस हम स्टे नहीं लगा सकते हैं। नाउ द राहुल गांधी विल हैव टू गो टू द गुजरात हाई कोर्ट। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस के बीच में ये सब जब तक हो रहा है तब तक ऐसा ना हो, क्योंकि राहुल गांधी का क्या था, जेल भी हो सकता है ना, उसका जो सेंटेंस का जो 30 दिन था वो भी खत्म हो चुका है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि एक तो राहुल गांधी के सीट पे बाय इलेक्शन हो सकता है और सेकंड राहुल गांधी का जेल भी हो सकता है। अब इसका एक ही उपाय है कि राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट से इमीडिएटली बेल लें, अपने सेंटेंस को और ज्यादा बढ़ाएं जो सेंटेंस के ऊपर स्टे है, और अगर आप अपना मेंबरशिप बनाए रखना चाहते हैं तो वो अपने कन्विक्शन के ऊपर स्टे लें। देन ओनली राहुल गांधी कैन सर्वाइव दिस होल पॉलिटिकल लीगल बैटल। सो पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे कैसे इसको रिफॉर्म किया जा सकता है, इस पूरे प्रॉब्लम को जो हम देख रहे हैं इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। यही कह सकते जो सेक्रेटेरिएट है, जैसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट है जो इस ऑर्डर को रिलीज करती है कि दिस पर्सन हैज बीन डिस्क्वालिफाइड, उसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि ठीक है आज मान लो मेरे पास जजमेंट आ चुका है, पर देखना चाहिए कि क्या इस पर्सन ने कहां अपील किया है, क्या उसको अपील मान लो गुजरात हाईकोर्ट का 2 दिन के अंदर जजमेंट आ जाता है तो थोड़ा सा आपको वॉच करना चाहिए। इमीडिएटली आप किसी को डिस्क्वालीफाई मत कर दो, है ना, 1-7 सप्ताह के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एंड सेकेंड सॉल्यूशन क्या है कि जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन रूट है कि मान लो जैसे ही आज मैं कन्विक्ट हुआ मेरा डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर इन कर जाता है, तो क्या ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन इज राइट, या इसको खत्म करके हम इस तरीके का प्रोविजन लाएं जहां पे प्रेसिडेंट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन, जो नॉर्मल होता है। आपको पता है नॉर्मली इफ अ पर्सन हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड देन द इलेक्शन कमीशन रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट एंड देन द प्रेसिडेंट इश्यूज द ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो व्हाई कांट सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म शुड बी पुट इन दिस प्लेस rather than going for this automatic disqualification जिससे आपको अपील करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट विल इशू दैट ऑर्डर तो कुछ टाइम मिल जाएगा, आप अपील कर सकते हो, आप उस पर स्टे लगा सकते हो। ठीक है, सो ये आपका एक यहां पे पॉसिबल सॉल्यूशन है। सो ये है आपका पूरा टॉपिक जो हमने कवर किया। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मेहनत लगा है इस पूरे रिसर्च को करने में, काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपको ऐसे कंटेंट्स देने के लिए, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझना काफी मुश्किल हो जाता है। बट आप इसको, आई होप कि आप इसको समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है फील फ्री टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड आवर टीम एट चाणक्य IAS। और आप सभी को आज मजा आया हो और आई होप कि ये जो पूरा पॉलिटिकल लीगल इशू है इसका कोई नियर टर्म सॉल्यूशन निकल सके। सो बाकी आई होप दैट आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। ऑल द बेस्ट विशेस, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।